बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। यार एक बाबा जी हैं महकमा ज़राअत के, बड़े बाबा जी। तो उन्होंने कुछ पेशगोइयाँ की हैं, वो मैं उसी तरह मन्नोअन आपके गोशगुजार कर दूँगा। और फिर पंजाब काबीना एक तरह से मुअत्तल कर दी गई है अमलन, और नई काबीना शबीना आ रही है, कोई जोड़ तोड़ हो रहा है। अलीम खां के इस्तीफ़े के बड़े चर्चे हैं, उसका क्या पस मंज़र है, वो कोई जमात बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और फिर आज ज़ाहिर 9/11 के हवाले से अमेरिका में तकरीबात, वहाँ के सदर का पैगाम, और वहाँ पेंटागन का जो है तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह। और फिर आज ख़बरें थी कि अफ़गानिस्तान की जो नई काबीना है वो हल उठाने वाली है। उसमें कोई पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रूस समेत कुछ 7-8 ममालिक के नुमाइंदों को दावत दी गई थी। वो तकरीब नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, वो कुछ तालिबान क्या कह रहे हैं और हमारी इत्तलात क्या हैं, और आर्मी जो हमारे चीफ़ हैं ISA, उनकी मेज़बानी में कोई जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं 7-8, उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उनका अजलास था। और फिर इंतशार फैलाने की जो कोशिशें हैं हुकूमत की तरफ से, वो जारी। एक नया शोशा छोड़ दिया असद उमर साहब ने कि जनाब नई मरदमशुमारी होगी 2023 के अवाइल में मुकम्मल होगी, और फिर जनाब उसके तहत इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से, क्योंकि वो मुख्तसर सा मामला है। तो आज काबीना का ख्याल था कि काबीना की ये पहले वैसे हमारे पास इत्तला थी कि दावतनामा कोई आया है पाकिस्तान को कि हलफबर्दारी की तकरीब होगी 9/11 के हवाले से, इसको जोड़ा जा रहा था। आज वहाँ के तर्जमानों ने इसकी जो है तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी तकरीब थी नहीं 9/11 के लिए। 9/11 के तनाज़ा हलफबर्दारी की वगैरह जनाब जो अबूरी सेटअप बना दिया है, वज़रा ने काम शुरू कर दिया है, तो ऐसी कोई तकरीब शकरीब नहीं हो रही। और पाकिस्तान में जो DG ISI फैज़ हमीद जनरल साहब की क़यादत में या मेज़बानी में जो इजलास हुआ है, उसमें पता चला है कि जनाब चीन, ईरान, रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो चीफ्स हैं वो उसमें शरीक हैं। और वहाँ सारा अफ़गानिस्तान के मामला ही ज़ेरे गौर आया है। तो जो हलफबर्दारी की तकरीब वाली बात है, वो कहते हैं जनाब कोई हमने मदऊ करना था लोगों को, अफ़गानी कह रहे हैं, तो वो प्रोटोकॉल वगैरह लगना था और ये बड़े इंतज़ामात करने पड़ने थे। इत्तला ये है कि जो ममालिक वहाँ मदऊ किए गए थे, दावत दी गई थी जिनको, वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब ठीक है, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हम तमीर नौ चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की अवाम की मदद चाहते हैं, करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि आलमी तनाज़र में सारे मामलों को देखा जा रहा है, इसलिए हमारा वहाँ उस हलफबर्दारी की तकरीब में शामिल होना, ख़ास तौर पर 9/11 के हवाले से अगर 11 सितंबर को अगर तकरीब हो रही है, तो फिर वो थोड़े से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसको ये अभी हमारी तरफ से जो मुस्बत रद्द-ए-अमल है उसके ऐलान का इंतज़ार किया जाए। आज वो जो अजलास हुआ है इस्लामाबाद में इंटेलिजेंस इदारों का, उसमें भी ऐसे ही मामला ज़ेर बहस हैं। रशिया चाइना के हवाले से ये बात की जा रही है कि चाइना काफ़ी मुस्बत जो है वो सोच रखता है तालिबान के हवाले से। और बाइडेन ने भी कह दिया कि पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो फिर ताहम उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान जो हैं उनकी जो अवाम है उनकी इमदाद जारी रखेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह 9/11 के हवाले से उन्होंने बातें की हैं कि हमने वो अचीव, जो वही जो कहते हैं अचीव कर लिए वो। लेकिन पेंटागन की लाइन थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आई है। पेंटागन जो है, जो हमें इत्तला मिली है कि पेंटागन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, अलकायदा के हवाले से, और जो दहशतगर्द, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के दहशतगर्द वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पनाह मिल जाएगी, ये है वो है। और जो काबीना के 14 अरकान हैं उनके नए अबूरी वज़ीर आज़म समेत,
वो कहते हैं कि जनाब उनकी तो आलमी जो अदारों के दहशतगर्दों की लिस्ट है उनमें उनके नाम भी शामिल हैं, हक्कानी ग्रुप के नाम भी शामिल हैं और दीगर जितने भी 14 अरकान के बारे में कहा जा रहा है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता धूल छटेगी तो सामने आनी शुरू होंगी, चीज़ें वाज़ेह होना शुरू होंगी। ताहम ये जो ममालिक जिनका आज इजलास था इस्लामाबाद में, ये नरम कोशा रखते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और नई जो वहाँ क़यादत है या नई इंतज़ामिया या नई हुकूमत या तालिबान की हुकूमत, उस हवाले से ताहम ये अपना लाहे अमल बनाएंगे। वो ज़ाहिर इस इजलास में इंटेलिजेंस शेयरिंग तो ज़रूर हुई होगी, एक दूसरे के साथ तबादला हुआ होगा अंदर की खबरों का कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। तो फिर उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये मुस्तक़बिल का लाहे अमल और मुतालबात और शराइत वगैरह जो हैं वो तय करेंगे। इस तरह की कोई सूरत हाल अफ़गानिस्तान की है। बहरहाल ये तो एक ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। अब ये बड़ी अफवाहें हैं गर्म और मुख्तलिफ टीवी चैनल पर चल रही हैं कि जनाब पंजाब काबीना जो है वो कलमदान बदले जा रहे हैं, कुछ के तख्ते उल्टे जा रहे हैं और बुज़दार साहब नई काबीना लाएंगे वज़ीर-ए-आज़म के को इत्मीनान में लेके उनकी मशावरत से, और वो तरीन ग्रुप के जो 2-3 अरकान हैं काबीना में, नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा वगैरह, उनको फारग कर दिया जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा मीडिया की तवज्जो जिस खबर ने हासिल की है वो है पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान साहब। अब्दुल अलीम खान साहब आपको पता है काफ लीग में थे किसी दौर में, फिर वो पीटीआई में चले गए और पीटीआई का जो पंजाब चैप्टर है इसको मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो फेडअप हो गए हैं, सियासत से तंग आ गए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये कि जो तवज्जो हासिल की है उसकी वजह एक और भी है कि वो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के जो 2-3 अमीर तरीन लोग हैं, मलिक रियाज वगैरह, उनमें उनका शुमार होता है और उन्होंने बड़ा ख़र्चा किया पीटीआई की हुकूमत के लिए और जमात के लिए और तंजीम साजी के लिए। तो अब वो कहते हैं कि एक जगह उन्होंने कहा है किसी जगह कि जनाब मैंने यहाँ से इज़्ज़त नहीं कमा सका मैं, बल्कि बदनामी ही मेरे हिस्से में आई है, मेरा कारोबार तबाह हो गया। वो कहता है कि जनाब माजी में जब मैं किसी बैंक में जाता था या किसी बैंक के सदर और मैनेजर वगैरह से मिलता था तो वो जब मेरा नाम डालते थे डाटा में तो मैं करोड़ों अरबों का मालिक नज़र आता था, और लेकिन अब जब वो डालते हैं तो वो PEP लिखा आ जाता है कि पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन नेवर अरेस्टेड, इस टाइप के वगैरह मेरे बारे आता है। और सियासत की वजह से मुझे बदनामी मिली है, मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए ये कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ मेरा सियासत में आना, और जो मैं करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिया गया। तो इसलिए मैं सियासत से दस्तबरदार होकर मुकम्मल तौर पर सियासत की तरफ अपने बिज़नेस पर ध्यान देना चाहता हूँ। उनके बारे में है कि एक बड़ा उन्होंने मीडिया हाउस भी ख़रीद लिया है, टीवी चैनल, और एक बैंक के बारे में भी ये बातें हो रही हैं कि शायद वो उसमें कुछ, और वो मिनिस्ट्री जो काम है जो उनकी वजारत थी, एक तो सीनियर वज़ीर थे, दूसरे उनके पास खुराक की वजारत थी, वो उनके इजलासों में कोई 3-4 हफ्तों से वो नहीं जा रहे थे। वो कहते ये हैं, कहा जा रहा है उनके बारे में कि उन्होंने तकरीबन 4 हफ्ते पहले जो रिज़ाइन दिया था उसके बाद उन्होंने कोई बतौर वज़ीर काम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि उनको फारग किया जाना था, काम ही नहीं करते थे, उनकी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन वो 4 हफ्ते पुराना वो पहले कैसे पता चल गया उनको, और वो सीनियर वज़ीर और फिर नैब की गिरफ़्तारी, ये सारी चीज़ें जमा तफरीक़ें, तो वो यही खबर दुरुस्त मालूम होती है कि वो तंग थे कि सीनियर वज़ीर के तौर पे कोई इख्तियार नहीं था उनके पास, वज़ीर खुराक के तौर पे वो काम नहीं करना चाहते थे, और फिर बुज़दार जैसे वज़ीर आला के साथ बैठना और उनको बात समझना ये उनके लिए मुमकिन नहीं था, और वो इसलिए
ये सियासत से वो जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एमपी से भी छोड़ देंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ये 5 साल पूरे करेंगे, इस तरह की कोई बात है। और दूसरी जो बात है वो असद उमर वाली, उन्होंने कहा जनाब मरदमशुमारी नहीं होगी और 2023 के अवाइल में वो हम मुकम्मल कर लेंगे सारा प्रोसेस, और फिर नई हल्काबंदियाँ होंगी और फिर नई जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे 2023 के। ये जो भाई साहब है ना, असल ये एक मुझे तो एक शोशे लग रहा है यार। पहली बात तो यह कि मरदमशुमारी इतनी आसान नहीं है। अगर मरदमशुमारी हो जाए तो उसके नतायज जो हैं उनको मानते नहीं कुछ लोग। जैसे 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी, उस मरदमशुमारी के नतायज को कराची के हवाले से नहीं माना गया एमकेएम ने, और पीपल्स पार्टी ने सिंध के हवाले से नहीं माना कि जनाब हमारी आबादी कम हो गई सिंधियों की, इस तरह की बात हुई। और बलूचिस्तान के हवाले से बलूची कॉम्प्रस थे, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा जनाब वहाँ तो अफ़गान महाजरीन हैं, उनको भी आपने बीच में गिन लिया है। जो इस तरह की बातें वो किसी ने मानी नहीं। वो एक कंटेरम सा अरेंजमेंट किया, क्योंकि आइन में लिखा हो कि अगर मरदमशुमारी हो जाए और उसके नताइज अनाउंस हो जाएं सरकारी तौर पर, तो फिर जो नई उसके मुताबिक हल्काबंदियाँ होती हैं और उसके मुताबिक जो नशिस्तों का कौमी असम्बली की नशिस्तों का जो है वो तयन होता है। तो इन्होंने फिर कंटेरम सा अरेंजमेंट कर लिया 2018 में कि देखिए मरदमशुमारी के आबादी बढ़ी है लेकिन सीटें कम हो रही हैं। पंजाब की 7 सीटें कम कर दी गई कौमी असम्बली की, 148 थी और वो 141 कर देंगी। सिंध की 61 सीटें थी वो बरकरार रखेंगी, और फाटा की 14 नशिस्तें थी अब केपी में चली गई, वो भी बरकरार रखेगी। केपी की 35 सीटें थी वो 39 कर देगी, यानी 4 सीटें बढ़ा दी गई। और बलूचिस्तान में 2 सीटों का इजाफा कर दिया गया, इस्लामाबाद में 1 सीट का इजाफा कर दिया गया। इस तरह की एक खिचड़ी सी पका के, यानी कि जो उसके नताइज थे या समरात थे मरदमशुमारी के, वो समेटने की बजाय इस तरह के एक बंदरबांट सी कर दी गई। और फिर ज़ाहिर है जो वसाइल की तकसीम है, जब वफाक करता है, सूबों को जब फंड्स मिलते हैं वो आबादी के तनासब से मिलते हैं। एक ऐसा सूबा जिसकी 7 सीटें कम कर दी गई, उसके फंड्स वैसे ही रहे। इस तरह की एक अजीब सी वो सिचुएशन ही 2017 में होने वाली मरदमशुमारी जो है ना, उसकी मंजूरी 2020 में हुई। वो जो अजलास होता है उसका हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका मफादात कौंसल टाइप को जो होता है, उन्होंने जनाब 2020 में मंजूरी दी, और फिर 2021 को पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने बाकायदा ऐलान किया नताइज का। अभी यानी कि इसका मतलब 2 साल पहले इसी साल मई में ये ऐलान होता है बाकायदा। और अब वो कहते हैं ना अब नई मरदमशुमारी होगी, एक नया कट्टा खोलना चाह रहे हैं, इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि नवा कट्टा खोल देंगे और फिर लड़ी जाएंगे आपस सूबे भी, सियासतदान भी, ते कौम परस्त भी, ते वफाक परस्त भी। इस तरह का कोई बातें हो रही हैं। और फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके चक्करों में पड़ गए हैं, जनाब वो रिज़ाइन कर दें, ये कर दें। अगर वो पटिशन जो फाइल की हुई है वो वकील साहब ने पेशावर के, जिसका पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी तफसील से कानूनी, आइनी और सारे पहलुओं पर बात की थी, अगर हुकूमत वहाँ कोई अपना पकौड़े तलती है उस तेल में, तो फिर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो, इसका मतलब वो अदारा ख़त्म, बंद। उतनी देर तक काम नहीं होता जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो। और 3 अरकान होना ज़रूरी है, 2 पीछे रह जाएंगे अगर सिर्फ चीफ चाहते हैं। और अगर जो आइनी तरमीम है 22वीं, जो नए अरकान 2 आए हैं वो भी तो 22वीं तरमीम के तहत फिर वो भी चले गए। फिर कैसे तयन होगा, कैसे नया तकर्रर होगा? अजीब एक ना ये बना रहे हैं, इस जानबूझ के कहा जा रहा है कि जानबूझ कर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इंतशार, सियासी इंतशार फैला रहे, किसी को ये समझ ना आए कि क्या हो रहा है और क्या करना है। और फिर जो बाबा जी हैं ना हमारे, वो महकमा ज़राअत के एक बाबा जी हैं,
उनके पास ना, अब आप इशारों में बात समझ लें कि एक गोला है शीशे का, उसमें वो देखते हैं मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब सिंध में जो तस्वीर और शीशे में नज़र आ रही है वो वैसे ही है जैसे हम देखना चाहते हैं। जैसे वो देखना चाहते हैं ना बाबा जी, वो उसी तरह का वो उसका रिजल्ट निकलता है, निकालते हैं वो रिजल्ट। वो कहते हैं ना वहाँ सिंध में तो वो जो पीपल्स पार्टी का झंडा ही नज़र आ रहा है और जरदारी और बिलावल की शक्लें वहाँ वो बनी हुई हैं। और फिर वो पंजाब में अजीब बात कर रहे हैं, पंजाब में कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ वगैरह, ओ सॉरी, शहबाज शरीफ का चेहरा नज़र आ रहा है 2023 के बाद। यहाँ जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें वो नज़र आ रहा है। और इस्लामाबाद की तस्वीर के हवाले से वो कह रहे हैं कि जनाब उसमें इमरान खान साहब तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो तस्वीर जो है धुंधली सी है। कभी वहाँ एक हरे रंग का झंडा नज़र आ जाता है नून लीग टाइप, और कभी एक 3 रंग का झंडा नज़र आ जाता है पीपल्स पार्टी टाइप। वो कहते हैं जनाब झंडे फड़फड़ाने में आपस में वो उनका कोई दौड़ लगी हुई है, मैच लगा हुआ है। कभी एक झंडा ज़्यादा ऊंचा निकल जाता है, कभी दूसरा निकल जाता है, इस तरह की एक दौड़ती है, क्लियर नहीं है। तो वो अभी वो कहते हैं शीशे को हम घुमाश मार रहे हैं उसको, गोले को, तो यूँ ही वाज़ेह होगी सूरत हाल तो बता देंगे। केपी में वो कहते हैं जनाब दूसरे नंबर पे अपोजिशन में बैठी हुई नज़र आ रही है पीटीआई। अजीब सी स्टोरी है ये, अजीब सी स्टोरी। लेकिन जो मुझे कहा गया, मैंने कहा जो मुझे कहा गया बताया गया, मैं उसी तरह आपके ये गोशगुजार कर रहा हूँ। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि जनाब कबल अज़ वक्त इलेक्शन 2022 में और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले पहले इनका प्लान है कि वो कुछ इलेक्शन वगैरह करवा लें। वो ये बताया जा रहा है, ये जो बाबा जी हमारे हैं उन्होंने ये कहा कि इस बात को बेशक खोल के बयान कर दें, इशारा शुरा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो जिन्होंने ये इलेक्शन वगैरह के इंतज़ाम करने होते हैं उन्होंने कहा जनाब हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास, हमने तो वो इमरान खान ने कहा ना यार कि मेरी मदद करो, अगर कबल अज़ वक्त में इलेक्शन करवाना तो इंतज़ाम करो। उनका कि हमारे पास इंतज़ाम मुकम्मल नहीं है, 2022 में इलेक्शन के लिए हम उस तरह आपकी मदद नहीं कर सकते जिस तरह 2018 में की गई थी, या जो अब वो तवक्को 2022 में रखें, 2023 में अगर होता है तो फिर देखते हैं क्या जमा तफरीक होती है, क्या नहीं होता, क्या होता है। और तीसरी बात जो कहा बाबा जी ने कहा, जो कि मेरे बाबा जी हैं महकमा ज़राअत के सबसे बड़े अफसर, बाजवा साहब की बात नहीं मैं कर रहा, तो वो कह रहे हैं वो भी कोई नवंबर 22 के बाद वो जो संगासन होता है सबसे ऊपर बड़ा, उसमें बैठते नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो लेकिन ये कबल अज़ वक्त बात है। वो कहते हैं मेरा वो शीशा है वो भी घूम रहा है, अभी पता नहीं। और जहाँ तक बात है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाली, तो वो आर्मी चीफ़ के करीबी हल्कों ने मुझे ये वाज़ेह तौर पे कहा कि ऐसी कोई चक्कर ही नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं लेने वाले मज़ीद 2 साल के लिए, तो वो इसी मुद्दत को पूरा करेंगे और उसके बाद जो जिसका मुकद्दर होगा वो आर्मी चीफ़ के तौर पर काम करेगा। ये बाबा जी को जो पेशगोई हैं, बाबा जी ने मुझे को टाइम दिया है और बिलमुशाफा मुलाकात के लिए, अगर वो बाबा जी मुझे को बताते हैं मज़ीद तफसीलात तो। लेकिन ये होती है जरा पेशगोइयाँ होती हैं, ऐसी प्लानिंगें होती हैं, प्लानिंग बंदा कुछ करता है हो कुछ जाता है। लेकिन ये है कि जो मुझे समझ आई है इन पेशगोइयों से कि बज़ाहिर जो अगले इलेक्शन है, एक तो ये है कि वो जिनकी मदद से इलेक्शन जीतना चाहते हैं कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवा के, वो कहते हैं हम तैयार ही नहीं, हमारी प्लानिंग मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब कि उनकी तरफ से जवाब है कि भाई जी चलो दौड़ो, एक बात। और दूसरी बाबा जी ने कह रहा है कि जनाब इस्लामाबाद में कुछ और 2 चेहरे आगे पीछे भाग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी वफाक में भी उनका कोई नहीं। और बलोचिस्तान चटकल मैदान नज़र आ रहा है, वहाँ जिसका घोड़ा पहले चला गया। और केपी में भी वो कोई इत्तेहाद बनेगा, इत्तेहाद वगैरह इस तरह की प्लानिंग ही है ना यार उनकी। वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, प्लानिंग आगे पीछे हो जाती है, या वो रिपोर्टें वगैरह इकट्ठी करते हैं, जमा तफरीक़े करते हैं, पल्स रिपोर्टें लेते हैं वगैरह वगैरह। उसके तनाज़र में वो उन्होंने बात की और वो मैंने आपको उसी तरह बता दी। आगे मेरा भी अल्लाह हाफ़िज़, आपका भी अल्लाह हाफ़िज़ है।
और पाकिस्तान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।